अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जो इंसानों के लिए नहीं होते। ज़ाहिरी तौर पर वो दिखने में तो इंसानों की सहूलत के लिए बनाए गए आम रास्ते ही लगते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में उन रास्तों पर किसी और मखलूक का ही राज होता है। ऐसे कई खौफनाक वाकयात और लोगों की सच्ची कहानियां मुझ तक पहुंचती हैं, जिन्हें मैं नरेट करके आप सब तक पहुंचाता हूं। इसी तरह आज की एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अपने आसपास हिसार बांध लें, चलते हैं स्टोरीज की तरफ। आज की एपिसोड का पहला वाकया सलमान ने भेजा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान है। मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन आज मैं आपको जो वाकया सुनाने जा रहा हूँ उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं बल्कि अमेरिका की उन तारीक और वीरान सड़कों से है जहाँ रात के वक्त खौफनाक अंधेरा राज करता है। ये वो सड़कें हैं जहाँ आपकी गाड़ी की रोशनी के अलावा आपको अपना हाथ तक नजर नहीं आता। ये बात है सन 2012 की। मुझे अमेरिका आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। नई नई ज़िंदगी थी, नए ख्वाब थे और मैंने अमेरिका आते ही मेहनत करके CDL हासिल कर लिया था। मेरी एक नई ट्रांसपोर्ट कंपनी में जॉब लगी थी। ये मेरी पहली जॉब थी और मैं अपने आप को साबित करना चाहता था कि मैं लंबे और मुश्किल रूट्स पर भी बेहतरीन ड्राइव कर सकता हूँ। पहले कुछ हफ्ते सब नॉर्मल रहा। मुझे छोटे छोटे रूट्स दिए गए, लेकिन फिर नवंबर के आखिर में सर्दी के मौसम में मुझे एक लंबा और थोड़ा हट कर रूट दिया गया। मुझे कैलिफोर्निया से एक भारी लोड उठाकर आइदाहो पहुंचना था और रास्ता था हाईवे 93 का, जिसे अमेरिका के ट्रक ड्राइवर्स आपस में ब्लड एले भी कहते हैं। ये नवेडा के खुश्क सहराओं और तारीक पहाड़ों से गुजरता हुआ एक इंतहाई वीरान और लंबा रास्ता है। यहाँ मीलों तक कोई आबादी, कोई गैस स्टेशन और बाज़ औक़ात घंटों तक कोई दूसरी गाड़ी नजर नहीं आती। सफर शुरू हुआ, दिन का वक्त था, सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, नवेडा के उस वीरान इलाके ने अपनी असली खौफनाक शक्ल दिखाना शुरू कर दी। रात का अंधेरा किसी गहरी और बेअंत खाई की तरह था। आसमान पर गहरे बादल थे, इसलिए चांद सितारों की रोशनी का नामो निशान तक नहीं था। मेरी ट्रक की हेडलाइट्स उस एब्सोल्यूट डार्क अंधेरे को चीर रही थीं। ट्रक के अंदर डैशबोर्ड की डिम येलो लाइट्स किसी पुरानी बुझती हुई लालटेन की तरह जल रही थीं, जो कैबिन के अंदर एक अजीब सा अनसेटल्ड माहौल पैदा कर रही थीं। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त होगा। मैं हाईवे 93 पर मुसलसल 65 माइल्स पर आवर की स्पीड से ड्राइव कर रहा था। चारों तरफ एक अजीब सी धुंधली रोशनी फैलना शुरू हो गई थी। बाहर के मनाजिर इतने धुंधले हो गए थे कि मुझे मजबूरन ट्रक की स्पीड कम करनी पड़ी। अचानक रेडियो पर चलते हुए गाने में स्टैटिक शुरू हो गया, अजीब सी खरखराहट। मैंने हाथ बढ़ाकर रेडियो बंद कर दिया। फिर कैबिन में अचानक एक ऐसी खामोशी छा गई जो कानों को फाड़ रही थी, और फिर मेरे ट्रक की हेडलाइट्स की धुंधली रोशनी में मुझे सड़क किनारे कुछ नजर आया। एक पुरानी जर्द आलूद गाड़ी, शक्ल से 1990 की कोई तबाह स्टेशन वैगन लग रही थी। उसका हुड खुला था और उसके पास एक शख्स खड़ा था। उस शख्स ने लंबा फटा हुआ कोट पहना था और उसका सर नीचे की तरफ झुका हुआ था। एज अ ट्रक ड्राइवर हमें सिखाया जाता है कि ऐसी वीरान सड़कों पर रात को कभी नहीं रुकना चाहिए। बहुत से खतरात होते हैं, लेकिन उस वक्त एक इंसानी हमदर्दी के तहत मैंने अपना ट्रक थोड़ा आगे जाकर रोक लिया। मैंने सोचा शायद इस बेचारे की गाड़ी खराब है और इस सख्त सर्दी में इसे मदद की ज़रूरत है। मैंने ट्रक का इंजन चालू रखा और शीशा थोड़ा सा नीचे किया। जब बाहर से ठंडी हवा कैबिन में आई तो उसी के साथ एक अजीब सी बदबू भी आई। मैंने साइड मिरर में पीछे देखा, वो शख्स अभी भी वहीं खड़ा था, उसी गाड़ी के पास। आप किसी मुश्किल में तो नहीं हैं? अगर मदद की ज़रूरत है तो ज़रूर बताएं। ये मैंने बाआवाज़ बुलंद कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो बिल्कुल हिला भी नहीं। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा हुई। वो माहौल बहुत परेशान कुन था। वो धुंध, मेरी बैक लाइट्स की लाल रोशनी और वो बेहिस्सो हरकत शख्स। इसी दौरान मैंने फिर से पूछा, आप ठीक हैं? जिस पर उस शख्स ने आहिस्ता आहिस्ता अपना सर ऊपर उठाया। मेरे ट्रक की बैक लाइट्स की सुर्ख रोशनी धुंध में से उसके चेहरे पर पड़ रही थी। और फिर रिजवान भाई जो मैंने देखा, मेरी सांसें वहीं रुक गईं, मेरा गला खुश्क हो गया। अल्लाह अकबर। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, आंखों की जगह सिर्फ काले गड़े थे। फिर उन गड़ों में दूर अंदर करके उसके आने नजर आ रहे थे। मतलब उसकी आंखें 3 से 4 इंच उन गड़ों के अंदर थीं। उसकी खाल ऐसी थी जैसे जानवरों की खाल सुखाकर कपड़े बनाने के लिए तैयार की जाती है, जगह जगह से फटी हुई, और अंदर से सुर्ख गोश्त झलक रहा था। मेरा पूरा जिस्म बर्फ की तरह ठंडा हो गया। मेरे हाथ कांपने लगे।
میں نے فوراً گیئر لگایا اور ٹرک کو پوری طاقت سے آگے بڑھایا۔ ٹرک کا بھاری انجن دھارا اور میں نے سپیڈ پکڑ لی۔ میری کوشش تھی کہ جتنا جلدی ہو سکے زیادہ سے زیادہ دور نکل سکوں۔ میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا، وہ گاڑی اور وہ شخص دھند میں پیچھے رہ گئے تھے۔ میں نے لمبی سانس لی اور اپنے آپ کو تسلی دی کہ بس تھوڑا سا سفر باقی ہے، اس کے بعد ایک سٹاپ آنے والا ہے۔ رضوان بھائی، میں کیا کرتا؟ خود کو جھوٹی تسلی دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور ہاں، اس کے بعد جو ہونے والا تھا میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تقریباً 15 منٹ گزر چکے تھے، سڑک بالکل سنسان تھی۔ اچانک میرے ٹرک کے اوپر چھت پر ایک بوجھ محسوس ہوا، جیسے کوئی بہت بھاری چیز آسمان سے چھت پر گری ہو۔ اس وقت میرا ٹرک 65 مائلز پر آور کی سپیڈ سے چل رہا تھا۔ اس سپیڈ پر ٹرک کی چھت پر کیا گر سکتا ہے؟ میں اسٹیئرنگ وہیل کو مضبوطی سے تھامے ہوئے یہ سوچتا ہوا رفتار مزید بڑھائے جا رہا تھا۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس سخت سردی میں بھی میرے ماتھے سے پسینہ ایسے ٹپک رہا تھا جیسے پانی ٹپک رہا ہو۔ میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور سپیڈ تھوڑی سی کم کر دی۔ کچھ دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چھت سے کود گیا ہے۔ میں نے سکون کی سانس لی، لیکن دل کا ڈر اور وہم ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ اس واقعے کو تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ میں ہائی وے 93 کے ان اندھیروں سے ہوتا ہوا مزید آگے بڑھ رہا تھا، جب اچانک مجھے دور سڑک پر کچھ بڑی بڑی لائٹس بلنک کرتی نظر آئیں۔ میں حیران ہوا، اس ویران تاریکی میں جہاں گھنٹوں کوئی گاڑی نظر آنا بڑی بات ہے، آج وہاں سامنے 4 بڑے 18 ویلر ٹرکس کھڑے ہیں۔ ان کی لائٹس آن تھیں اور انہوں نے سڑک کا ایک حصہ بلاک کیا ہوا تھا۔ میں نے اپنا ٹرک سلو کیا اور ان کے پیچھے روک لیا۔ میں ٹرک سے نیچے اترا اور تھوڑا آگے گیا تو دیکھا کہ 4 گورے آپس میں گھبراہٹ میں بحث کر رہے ہیں۔ وہ چاروں الگ الگ ٹرکس کے ڈرائیورز تھے۔ میں ان کے قریب گیا اور ان کی بات پر غور کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ ان میں سے آگے والے ٹرک کے نیچے اچانک کوئی بندہ آ گیا تھا اور وہ موقع پر ہی وفات پا چکا تھا۔ اس کی باڈی سڑک کے کنارے ٹرک کے پیچھے پڑی تھی۔ گورے پریشان تھے، وہ پولیس کو کال کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہاں سیل فون کے سگنلز کا نام و نشان نہیں تھا۔ اسی دوران جب میری نظر اس ڈیڈ باڈی پر پڑی تو دل میں سوچا کہ جا کر دیکھتا ہوں کہ کون بیچارہ نیچے آ گیا ہے۔ میں قریب پہنچا تو اس ڈیڈ باڈی نے وہی لمبا پھٹا ہوا کوٹ پہنا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، میرا پورا جسم برف بن گیا، میرا دل کچا ہونے لگا، طبیعت عجیب سی خراب ہوئی اور مجھے متلی محسوس ہونے لگی۔ رضوان بھائی، یہ وہی بندہ تھا، وہی بغیر آنکھوں والا وجود جسے میں نے 1 گھنٹہ پہلے اپنی خراب اسٹیشن ویگن کے پاس دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ میری آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ میں خوف کے مارے بری طرح گھبرا کر پیچھے ہٹا اور میرا سانس پھولنے لگا۔ اتنے میں وہ گورے اپنی بحث اور معاملات سلجھا کر واپس اس جگہ آئے جہاں انہوں نے ڈیڈ باڈی چھوڑی تھی تاکہ اسے کور کر سکیں۔ لیکن جب وہ ڈیڈ باڈی دیکھنے کے لیے آئے تو وہ بھی حیران ہو گئے، کیونکہ اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ سڑک بالکل خالی تھی، خون کا ایک قطرہ تک وہاں موجود نہیں تھا۔ ہم پانچوں وہاں کھڑے خالی سڑک کو گھور رہے تھے۔ گوروں کے چہروں پر حیرانگی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ انہوں نے اس طرح سے پینک نہیں کیا جس طرح ایک عام انسان کسی پیرانارمل چیز کو دیکھ کر جاتا ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو عجیب سی نظروں سے دیکھا اور ان میں سے ایک عمر رسیدہ ڈرائیور بولا کہ ہمیں فوراً سے پہلے یہاں سے نکلنا چاہیے۔ ہم سب فوراً اپنے اپنے ٹرکس میں بیٹھے اور وہاں سے نکل گئے۔ اس کے بعد والا سفر میرے لیے کتنا مشکل ہوا یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تقریباً 20 مائلز کے بعد ایلے ٹاؤن کا ٹرک سٹاپ آیا۔ ہم پانچوں ٹرکس ایک ساتھ وہاں آ کر رکے۔ گیس اسٹیشن کی تیز روشنی میں آ کر ہم سب باہر نکلے اور پارکنگ بینچ پر آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے کافی لی، لیکن میرے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ وہاں ان ڈرائیورز نے جو مجھے بات بتائی اس نے میرے بچے کچے اعصاب بھی توڑ دیے۔ ان میں سے ایک نے سگریٹ سلگائی اور بولا، لگتا ہے تم نئے ہو اس روڈ پر، اس بلڈ ایلے پر ایسے واقعات عام ہیں، ہم اس بارے میں جانتے ہیں، ہم روز ان سڑکوں پر چلتے ہیں، لیکن یہ چیزیں اتنی ریئل ہوتی ہیں کہ ہم جانتے ہوئے بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ دوسرے ڈرائیور نے بتایا، یہ جو بھی چیز ہے یہ پھندے لگاتی ہے، یہ ایکسیڈنٹس کا، خراب گاڑیوں کا، یہ سڑک پر مرے ہوئے لوگوں کا ایلوژن پیدا کرتی ہے تاکہ ہم گاڑی روکیں اور اس کی پکڑ میں آ جائیں۔ آج اس نے ہمیں ایک ایکسیڈنٹ کا دھوکہ دیا، جو یہاں گاڑی روک کر باہر نکلتا ہے اور اکیلا ہوتا ہے وہ واپس نہیں جاتا۔ رضوان بھائی، اس واقعے کے بعد اگلے دن ہی میں نے اپنی اس جاب سے ریزائن دے دیا تھا۔ کچھ ماہ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد مجھے ایک اسٹور میں جاب مل گئی تھی۔ امریکہ کی وہ ویران سڑکیں کسی عام انسان کے لیے نہیں ہیں۔ وہاں کے ان اندھیروں کے پیچھے کیا چھپا ہے یہ ان راستوں پر چلنے والے پرانے ڈرائیور جانتے ہیں۔
अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज की एपिसोड के आखिरी वाक़े की जानिब। ये वाक़या ज़ुहैब ने खुशाब से भेजा है, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम ज़ुहैब है और मेरा ताल्लुक़ खुशाब से है। जो वाक़या मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक वाक़या है, ऐसा वाक़या जिसे मैं कभी नहीं भुला सकूँगा। ये तब की बात है जब मेरी उम्र 16 बरस थी, अभी मैं 40 बरस का हूँ। मेरे दादा जान इलाके के मशहूर जरात थे। किसी की टूटी हुई हड्डी जोड़नी हो या अपनी जगह से उतरा हुआ कंधा वापस बिठाना हो, इस काम में उनका कोई सानी नहीं था। लोग उन्हें बहुत मानते थे और ये बात 100% सच है कि अल्लाह का उन पर एक ख़ास करम था। सर्दियों की ठंडी रातें चल रही थी, रात के तकरीबन 12 बज रहे होंगे। सब लोग सो चुके थे जब अचानक हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। पता चला कि किसी बहुत करीबी जानने वाले का कंधा उतर गया है और वो बेचारा दर्द के मारे तड़प रहा है। दादा जान ने बगैर कोई वक्त ज़ाया किए उसी वक्त निकलने का फैसला किया। उनके पास एक काफ़ी पुरानी सी टॉर्च थी, लेकिन एहतियातन उन्होंने अपनी लालटेन भी साथ रख ली। पता नहीं उस रात मुझे क्या सुलझ रही थी, मैं इस बात पर अड़ गया कि मैं भी उनके साथ जाऊंगा। दादा जान हरगिज़ नहीं चाहते थे कि मैं इतनी रात को उनके साथ चलूं। उन्होंने मुझे डांटा, सख्ती से मना किया, लेकिन मेरी ज़िद के आगे उन्हें हथियार डालने पड़े और आखिरकार वो मुझे अपने साथ ले जाने पर राज़ी हो गए। हम दोनों घर से निकलकर खेतों के रास्ते पर चल पड़े। रास्ता कच्चा और सुनसान था जो फसलों के बीच से गुजरता था। सन्नाटा इतना अजीब और चुभने वाला था कि हमें अपने सांस लेने की आवाज़ भी ऊंची लग रही थी। हम थोड़ी ही दूर गए होंगे कि मुझे अपने इर्द गिर्द माहौल में कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे आसपास कोई और भी है। कदमों की आवाज़ नहीं थी, लेकिन मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का शिद्दत से एहसास हो रहा था, जैसे कोई बिल्कुल हमारे कदम से कदम मिला कर चल रहा हो। मैं भी इस डर को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि दादा जान जो मेरे साथ चल रहे थे अचानक रुक गए। पहले तो उन्होंने मुझे अपने आगे किया और फिर मेरी तरफ बिना देखे सख्त आवाज़ में बोले, ज़ुहैब, अगर पीछे से तुम्हारी अम्मी तुम्हें आवाज़ देकर बुलाएं तो किसी कीमत पर पीछे मुड़कर मत देखना, बस मेरे आगे आगे चलते रहो। याद रखना वो अम्मी नहीं होंगी, मैं फिर से कह रहा हूँ ये गलती मत करना। दादा जान की ये बात सुनकर मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी अम्मी तो घर पर सो रही थी, वो इतनी रात गए इन खेतों में कहाँ से आ गई। खैर, दादा जान की उन सख्त हदायत के बाद मैंने उनकी बात को अहमियत दी। मैं चुपचाप उनके आगे हुआ और हमने दोबारा चलना शुरू कर दिया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। हर अगले कदम पर लग रहा था कि अभी पीछे से कोई मुझे पुकारेगा, क्योंकि मैं हर बढ़ते हुए कदम के साथ अपने पीछे दादा के अलावा किसी और को भी महसूस कर रहा था। इसी दौरान चलते चलते अचानक दादा जान मेरे पीछे एकदम रुक गए। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उन्होंने तेजी से अपने सर की पगड़ी उतारी और मेरे चेहरे पर लपेटकर मेरी आंखों पर कस दी। अब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, एक तो अंधेरा और ऊपर से दादा की पगड़ी जिसने बचा कुचा मंजर भी स्याह कर दिया। फिर अगले ही लम्हे दादा जान ने बहुत ही बुलंद आवाज में सूरतें पढ़ना शुरू कर दी। उस वक्त उनकी आवाज में एक अजीब सा जलाल था। मैं जो डर के मारे वहीं खड़ा था, आंखों पर पगड़ी बंधी थी और दादा जान बुलंद आवाज में सूरतें पढ़ रहे थे कि तभी बिल्कुल मेरे कान के पास मेरे पीछे से एक औरत की चीख की आवाज़ आई। वो चीख इतनी दर्दनाक, इतनी फटी हुई और खौफनाक थी कि मैं बता नहीं सकता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत अजियत से तड़प रही हो और बिल्कुल मेरे कंधों के पीछे खड़ी हो। दादा जान मुसलसल पढ़ाई कर रहे थे और वो औरत पूरी ताकत से चीख रही थी। उसकी आवाज़ सीधा मेरे दिमाग पर लग रही थी और ये सब सुनकर मेरी तबीयत अजीब होती जा रही थी, क्योंकि मैं समझ चुका था हमारा सामना ऐसी मखलूक से हो चुका है जो इंसानों में से नहीं है। इससे पहले कि मैं डर के मारे वहीं ज़मीन पर गिर जाता, दादा जान ने अचानक मुझे अपने मजबूत हाथों से उठाया, अपने कंधे पर डाला और वहाँ से तेज़ी से भागने लगे। उनके कदम बहुत तेज़ थे, वो बिना रुके बिना मुड़े बस भागते जा रहे थे और उनका विर्द अभी भी जारी था। मैं उनके कंधे पर था, आंखों पर उनके सर की पगड़ी, और वो खौफनाक चीखें आहिस्ता आहिस्ता पीछे रहकर मद्धम होने लगीं, यहाँ तक कि बिल्कुल ख़त्म हो गईं। दादा जान ने मुझे तब तक कंधे से नहीं उतारा जब तक हम उस शख्स के घर तक नहीं पहुँच गए जहाँ उन्होंने इलाज करने आना था। दरवाजे के अंदर कदम रखते ही उन्होंने मुझे नीचे उतारा
और मेरे चेहरे से अपने सर की पगड़ी खोली। उनका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उन्होंने मुझे इस बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहा और सीधा मुझे लेकर उस मरीज़ के पास चले गए। कुछ देर बैठकर सांस बहाल किया, खुद भी पानी पिया और मुझे भी दम वाला पानी पिलाया। रिजवान भाई, इस वाक़े के बाद मेरे दादा 5 साल तक हयात रहे। मैंने उनसे उस रात के बारे में बहुत पूछा, लेकिन उन्होंने हमेशा इस बात को टाल दिया। हाँ, उन्होंने इस बात को तस्लीम ज़रूर किया कि वो मखलूक कुछ और ही थी। वो बस इस बारे में गहराई में नहीं जाना चाहते थे। आज भी मैं रात के सन्नाटे में जब उन खेतों के पास से गुजरता हूँ तो मुझे अपने कानों में उसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं। वो मंजर मेरे जहन में फिर से ताज़ा हो जाता है। मैं आज के वाक़यात भेजने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपने वाक़यात हम तक पहुँचाए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद एपिसोड्स मैं आप सबके लिए लाता रहूँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और मेरी हर एपिसोड आप सब तक आसानी से पहुंच पाएगी। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।